हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्लानट। तो बेसिकली आज हम 21 अप्रैल का बैंकिंग अवेयरनेस करने वाले हैं, राइट। तो आज ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी क्योंकि टोटल 4 ही खबरें मिली हैं मुझे बैंकिंग अवेयरनेस से। तो आई होप सो ये आपके लिए अच्छी होगी। 4 खबरें टोटल बैंकिंग अवेयरनेस से। आपको पता है पूरे हफ्ते में हम 20-22 खबरें निकाल पाते हैं। तो हर रोज किस दिन 4, किस दिन 5, किस दिन 6 से ज़्यादा खबरें नहीं आती बैंकिंग अवेयरनेस में। तो विदाउट अ डिले लेट्स स्टार्ट। हमारी पहली खबर जो है, हमारी पहली खबर है, RBI sets up a 6 member committee to review ARC regulation। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए ARC होता क्या है। क्या आपको पता है ARC से आप क्या समझते हैं? तो ARC इज बेसिकली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। अब लोग सोच रहे होंगे ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती क्या है और ये करती क्या है। बताऊंगा मैं आपको, टेंशन ना लीजिए, सब बताऊंगा, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं आपकी। हवा में नहीं पढ़ाता हूँ मैं, राइट। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज वो कंपनीज होती हैं, बेसिकली इनको इसलिए फॉर्म किया गया था ताकि जो एनपीएस होते हैं बैंकों में, ये उनको परचेज कर लेती है, राइट। और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो ये फिर उस एनपीएस की रिकवरी करती है बेसिकली, राइट। तो इसका फायदा ये होता है कि जब बैंकों में जो एनपीएस होते हैं वो कम होते हैं धीरे धीरे, क्योंकि एआरसीज उनको टेक ओवर कर लेती है और उसके बदले वो बैंक को पे कर देती है, तो बैंकों की एनपीए कम हो जाती है, राइट। हाँ, एआरसी के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं कि 100 करोड़ से कम इनिशियल कैपिटल आपका नहीं होना चाहिए एआरसी ओपन करने के लिए, राइट। तो ऐसे बहुत सारी हैं, ठीक है। बट एआरसी का मेन मकसद यही था बनाने का, और मेन पॉइंट यही था। तो अब खबर क्या है? खबर ये है कि आरबीआई ने एक 6 मेंबर कमेटी बनाई है जो क्या करेगी, जो रिव्यू करेगी एआरसी के रेगुलेशंस को, कि एआरसी पे क्या रेगुलेशन है, एआरसी कैसे वर्क करती है, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रही है, क्या वो इफेक्टिव है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्या वो कोई फायदा पहुंचा रही है। तो इन सब चीज के लिए कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी की अध्यक्षता, मतलब जो उसको हेड कर रहे हैं, दैट इज सुदर्शन सेन। तो इसको हम सुदर्शन सेन कमेटी भी बोल सकते हैं, राइट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? सुदर्शन सेन कमेटी। ये लास्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है, द कमिटी इज हेडेड बाय सुदर्शन सेन, फॉर्मर आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और 5 अदर, 6 लोगों की एक टीम है, जो मैंने ऊपर बताया आपको 6 मेंबर कमेटी है। तो इस कमेटी को हेड करेंगे सुदर्शन सेन, जिसमें और 5 मेंबर्स होंगे। और सुदर्शन सेन कौन है भाई? सुदर्शन सेन इज बेसिकली फॉर्मर आरबीआई एग्जीक्यूटिव, ठीक है। पुराने आरबीआई एग्जीक्यूटिव थे, वो है सुदर्शन सेन, वो इस कमेटी को हेड करेंगे। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। The Reserve Bank of India announced the formation of a committee to conduct a comprehensive review of functioning of ARCs in the financial sector ecosystem। बेसिकली वही है कि मैंने आपको बताया कि सुदर्शन सेन कमेटी बन रही है जो कि रिव्यू करेगी कि कैसे ARCs काम कर रही हैं, ठीक है। बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ अ कमिटी टू कंडक्ट एन कॉम्प्रीहेंसिव रिव्यू, एक कॉम्प्रीहेंसिव रिव्यू होगा किस बात की, कि कैसे वो एआरसीज काम कर रही हैं इन द फाइनेंशियल सेक्टर इकोसिस्टम, जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें कैसे एआरसीज काम कर रही हैं। द कमिटी विल रिव्यू बिजनेस मॉडल्स। कमिटी जो है वो रिव्यू करेगी बिजनेस मॉडल्स को ऑफ एआरसीज, जो जिस तरीके से एआरसीज चल रही है, राइट, उसके बिजनेस मॉडल को रिव्यू करेगी कमिटी। एग्जामिन करेगी द करंट लीगल एंड रेगुलेटरी सिस्टम, जो अभी रेगुलेटरी सिस्टम चल रहा है एआरसीज को रेगुलेट करने का आरबीआई के थ्रू या अदर सिस्टम्स के थ्रू, जो हम रेगुलेट करते हैं एआरसीज को, उसको रिव्यू करेगी कि क्या जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो सही तरीके से काम कर रहा है। और फिर उसके बाद वो रिकमेंडेशंस देगी, राइट, किसको? सरकार को और आरबीआई को, कि कैसे इसको और इफेक्टिव बनाया जा सकता है, इसकी एफिकेसी और कैसे बढ़ाई जा सकती है। रिकमेंडेशंस ऑन वेज टू एनहांस एआरसीज एफिकेसी, एआरसी की एफिकेसी बढ़ाने के लिए रिकमेंडेशन दे सकती है। वो कैसे और बेहतर काम करेगी, हमारी इकोनॉमी के लिए कैसे ये बेनिफिशियल होगी, क्या मेजर्स ले ताकि ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो, राइट। तो ये इस पूरी कमेटी का मकसद है। कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर कमिटी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी। किस दिन से? जिस दिन से उसकी पहली मीटिंग होगी, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग, राइट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन विल बी प्रोवाइडेड will provided the committee with the necessary secretarial support, ठीक है। तो आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन है, वो इसको वो सारी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी जो इसको चाहिए अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो कौन सपोर्ट प्रोवाइड करेगी? डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन। ये किसकी है डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन? ये है आरबीआई की। तो आरबीआई की डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन जो है वो उसको, कमिटी को, वो सारी नेसेसरी सेक्रेटरियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी विच इज नीडेड फॉर देम टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। तो याद रखना, 6 मेंबर कमिटी है जिसको हेड कर रहे हैं सुदर्शन सेन,
और इस कमेटी का मकसद क्या है, एआरसीज के रेगुलेशंस को, ठीक है, जांचना और फिर उसमें रिकमेंडेशन देना कि क्या हम इसमें चेंज कर सकते हैं कि हम ये बेहतरी की तरफ जाएं, राइट। तो ये पूरी खबर थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला है एडीबी। एडीबी का नाम तो आप लोगों ने सबने सुना होगा, बहुत सारे लोन्स देती है एडीबी इंडिया को। एडीबी स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट। एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी, ठीक है। ये बहुत सारे लोन देती है इंडिया को, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स को लोन देती हैं अपने स्टेट को बेहतर करने के लिए, अपनी कंट्रीज को बेहतर करने के लिए। ये सिर्फ इंडिया को लोन नहीं देती, ये बाकी कंट्रीज जो छोटी छोटी कंट्री हैं इंडिया में, श्रीलंका हो और मालदीव्स हो, म्यांमार हो, ये सबको सबको लोन देती है, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हर किसी को लोन देती है ये, राइट। तो ये बेसिकली एशियन डेवलपमेंट के लिए काम करती है। हालांकि इसके मेंबर और भी हैं, एशिया के बाहर की कंट्रीज भी इसके मेंबर हैं, बट इट बेसिकली फोकसेस ऑन एशिया एंड द डेवलपमेंट ऑफ एशिया, राइट। तो अब खबर ये है कि एडीबी हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी टू सपोर्ट हाउसिंग माइक्रो लोन्स फॉर इंडियाज वल्नरेबल कम्युनिटीज। मैंने आपको बोला था ना, ये इंडिया के छोटे तबकों को बेसिकली उनकी इनहेंसमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए लोन देती है। तो एडीबी ने क्या किया है, एडीबी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और एक मतलब बेसिकली एडीबी एक एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज टीम्ड अप, वही मैंने बोला कि उनके साथ वो मिलके, किसके साथ मिलके, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। एडीबी ने हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के साथ मिलके क्या किया है बेसिकली, कि वो चाह रही है कि वो एक ऐसा प्रोग्राम चलाए जिससे इंडिया की जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हो ना, उनको पैसे दिए जा सकें कि वो अपने घर बनाए, ठीक है। एडीबी हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी टू सपोर्ट हाउसिंग माइक्रो लोन्स, घरों के लिए जो माइक्रो लोन्स दिए जाते हैं, किसके लिए, फॉर इंडियाज वल्नरेबल कम्युनिटीज, उनको लोन मिल सके। तो चलिए पढ़िए खबर क्या है। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज टीम्ड अप विथ हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल, वही मैंने बताया, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो टीम अप हुई है किसके साथ, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल के साथ। किस लिए, टू हेल्प माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस डिलीवर हाउसिंग लोन्स टू लो इनकम फैमिलीज। वो हेल्प करेगी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, एमएफआईज जो होती है ना, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करती हैं लोगों के अलग अलग नीड्स के लिए। तो वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को क्या करेगी, उनको उनको वो हेल्प करेगी, राइट। क्यों, ताकि वो लोन दे सकें छोटी फैमिलीज को। छोटी फैमिलीज मींस बेसिकली लो इनकम फैमिलीज को, कहां पे, रूरल एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में, इन सब जगहों पे जो लोग रहते हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, उनको घर बनाना है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहना है कि हमने इसीलिए ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल के साथ टाई अप किया है, ताकि हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को इनेबल करेंगे, उनको हेल्प करेंगे कि वो ऐसे वल्नरेबल जो लोग हैं, जो बेसिकली लो इनकम लोग हैं, उनको लोन दे पाए ताकि वो अपना घर बना पाए। देख कहां कहां पे, तो इसमें उनका टारगेट सिर्फ इंडिया नहीं है, देखिए ये इंडिया है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है और फिलीपींस है। मैंने बोला ये एशियन की कंट्रीज को लोन देती हैं, तो बेसिकली इनका टारगेट ये चार कंट्रीज हैं कि हम इन चार कंट्रीज में एमएफआईज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, साइन करेंगे और फिर उनको हेल्प करेंगे कि वो छोटे छोटे वल्नरेबल कम्युनिटीज जो हैं और जो लो इनकम ग्रुप हैं, उनको लोन दे ताकि वो घर बना पाए, चार देशों में, बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द कोलैबोरेशन will expand ADB's microfinance risk participation and guarantee program to include microloans for housing, home improvement, water and sanitation for vulnerable and climate change exposed communities. Basically ये जो है, ये लोन सिर्फ घर के लिए नहीं देगी, ये अपलिफ्टमेंट, जो ADB है वो जो vulnerable communities है और जो लो इनकम ग्रुप है, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है, उनको और उन बेहतर लाइफ प्रोवाइड हो, उनकी लाइफस्टाइल सुधरे, उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी बेहतर हो, इसके लिए काम कर रही है। तो वो क्या करेगी, वो सिर्फ माइक्रो लोन्स हाउसिंग के लिए तो देगी देगी, जिसके घर ऑलरेडी बने हुए हैं उनके घरों की हालत सुधारने के लिए भी लोन दे रही है। एंड वाटर सैनिटेशन फॉर वल्नरेबल एंड क्लाइमेट चेंज एक्सपोज कम्युनिटीज, और वाटर सैनिटेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी लोन प्रोवाइड करेगी एडीबी, मतलब एमएफआईज की हेल्प करेगी कि आप इन सब चीजों के लिए लोन दीजिए, किसको, वल्नरेबल कम्युनिटीज को, ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो। EDB will help MFIs obtain financing for these purposes from commercial banks of up to $30 million in the first phase. तो ADB क्या करेगी, ADB को पता है इसमें पैसे लगेंगे, राइट। बिना पैसों के कोई काम नहीं होता, ADB को पता है इसमें पैसे लगेंगे, जो लोगों को लोन देना उसके लिए पैसे चाहिए होंगे MFIs के पास, जो इतने हैं नहीं है। तो ADB ने बोला हम आपकी मदद करेंगे, आपको हम ये पैसे आपके कमर्शियल बैंक से दिलवाएंगे, फिर आप लोन दीजिए और उनकी
लाइफस्टाइल को इंप्रूव कीजिए। तो एडीबी ने बोला है कि वी विल हेल्प यू आउट, एडीबी विल हेल्प एमएफआईज ऑब्टेन फाइनेंसिंग फॉर दीज पर्पसेस। इन सब कामों के लिए हम आपकी मदद करेंगे। आपको पैसे कहां से मिले? फ्रॉम, हम आपको कमर्शियल बैंक से पैसे दिलवाएंगे। कितना दिलवाएंगे? फर्स्ट फेज के लिए 30 मिलियन यूएस डॉलर्स वो आपको दिलवाएंगे पहले फेज के लिए, ठीक है। और फर्स्ट फेज में, इन फर्स्ट फेज, लोन विल बी गिवन टू 20,000 हाउस होल्ड्स। पहले फेज में लगभग 20,000 लोगों को लोन दिए जाने का टारगेट है। तो ये पूरी खबर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। थर्ड न्यूज क्या है? थर्ड न्यूज इज आरबीआई डिसाइड्स नॉट टू एक्टिवेट काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। भाई साहब बहुत हैवी वर्ड है, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। अब आधे लोग तो सर पकड़ के बैठ गए होंगे, सर ये काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर है क्या? ठीक है, डोंट वरी, जब तक मैं हूं आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर है क्या, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आप लोगों को याद है रिसेशन जब आता है, या रिसेशन जब आया था लास्ट टाइम 2008 में, जब रिसेशन आया था, जो अमेरिका की जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां से शुरू हुआ था और पूरी दुनिया पे छा गया था, सब जगह मंदी आ गई थी और बहुत सारे लोगों की जॉब भी गई थी 2008 के रिसेशन में, राइट। तो उस समय सरकारों को ये लगा कि भाई जब रिसेशन आया था 2008 में, तो जनता तो मजबूर थी, उनके पास पैसे नहीं थे, सरकार के पास पैसे नहीं थे, इवन बैंक के पास भी पैसे नहीं थे, राइट। तो तब सरकार को ऐसा लगा कि भाई ये कैसी सिचुएशन आ गई जहां पे, चलो ये ये एक बात जायज है कि जनता के पास पैसे नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं, बैंकों के पास पैसे नहीं है, ये उनको हजम नहीं हुआ था, राइट। तो सरकार ने बोला बिजनेस में, जो भी आपका बिजनेस साइकिल चलता है उसमें बहुत सारे 3-4 फेज होते हैं, राइट, बेसिकली। तो रिसेशन उसका एक फेज है। एक फेज होता है बूम, जब मार्केट बूम कर रहा होता है, सबके पास पैसे होते हैं, जनता के पास पैसे होते हैं, बैंक के पास पैसे होते हैं, आरबीआई के पास पैसे होते हैं, सब लोग मजे से जी रहे होते हैं, जिसको जो खरीदना है। तो बेसिकली सरकार ने ये बोला कि नहीं भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, राइट। रिसेशन है, हाँ, मार्केट रिकवर कर गई है, मार्केट अच्छी चल रही है, और रिसेशन बहुत जल्दी नहीं आता है उतना लंबा, जो जो उस समय रिसेशन आया था वो बहुत हैवी रिसेशन था, उससे बहुत लोग इफेक्ट हुए थे। तो सरकार का कहना है कि क्यों ना हम अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लें, राइट। उस प्रिपरेशन का नाम है काउंटर साइक्लिकल बफर। अब समझ में आएगा आपको काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर है क्या। सरकार ने बोला जब हमारी इकोनॉमी बूम पे होगी, जब हमारी सिचुएशन अच्छी होगी, जब हमारे पास पैसे होंगे, उस समय अपने पैसे का हम एक हिस्सा, उन्होंने ये बैंक के लिए गाइडलाइंस है, आम जनता के लिए नहीं है, डरिए मत। बैंक को बोला गया कि आपको जब इकोनॉमी बूम पे होगी, जब बैंक दबा के कमा रही होगी, जब लोगों के पास पैसे होंगे, तब बैंकों को अपना एक हिस्सा साइड में उठा के रखना होगा एज अ काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। कब? जब ये रिसेशन आएगी तब बैंक ये ना बोल पाए कि हमारे पास पैसे नहीं है, राइट। इसको बोलते हैं काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, राइट। कि जब इकोनॉमी में रिसेशन आए तब हमारे पास एक बफर ऑलरेडी मौजूद हो कि हाँ भैया अब हम इससे पैसे खर्च करेंगे जो हमने अपने अच्छे टाइम में बचाए थे, राइट। तो ये है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है। अब मैं बताता हूँ इसमें खबर क्या आई है, नई खबर क्या है। ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये एक पार्ट है बेसल 3 नॉर्म्स जो है उसके थ्रू इसको इंट्रोड्यूस कराना है, बट सरकार ने फिलहाल इसको होल्ड पे डाल दिया है। The Reserve Bank of India on Monday said it has decided not to activate counter-cyclical capital buffer framework as the current situation does not warrant such an action. सरकार ने बोला है कि हम अभी काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर को एक्टिवेट नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा जो अभी का सिचुएशन है वो इसकी डिमांड नहीं करता है, राइट। आप सबको पता है कोविड सिचुएशन है कंट्री में, लोगों के पास पैसे कम हो गए हैं, धीरे धीरे करके सरकार की सिचुएशन खराब है, मेडिकल फैसिलिटीज पे बहुत पैसे जा रहे हैं, राइट। सरकार के पास पैसे नहीं है, इकोनॉमी थोड़ी सी ठप पड़ गई है बिकॉज लॉकडाउन वाली सिचुएशन है। तो सरकार ने बोला कि ये वो सिचुएशन नहीं है जब हम कैपिटल बफर बनाना शुरू कर दें, राइट। अभी हमारा मकसद ये है कि हम अपने आप को कैसे भी करके इस बीमारी से बाहर निकालें, हमारी इकोनॉमी को ट्रैक पे लाएं, राइट, ताकि सारी चीजें नॉर्मल हो पाए। तो इसलिए सरकार ने फिलहाल इस पूरे इश्यू को, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर को, होल्ड पे डाल दिया है बेसिकली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द आरबीआई इन February 2005 had put in place CCYB guidelines with the overall objective of strengthening the banking sector। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि आरबीआई ने 2005 में ये सीसीवाईबी जो है, सीसीवाईबी दैट इज कैपिटल काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, इसको सामने रखा था
ठीक है, विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम अपने बैंकों को स्ट्रांग बनाएंगे, जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि बैंक जो है ऑलरेडी अपना एक बफर रख देंगे रिसेशन के टाइम पे यूज करने के लिए, तो उससे बैंक क्या होगा, बैंक मजबूत होगी, राइट। बैंक कोई भी शॉक झेलने के लिए रेडी होगी, अगर कोई ऐसा शॉक आता है बैंक के पास ऑलरेडी एक फंड होगा जिससे वो उस शॉक से उबर जाएगी। तो ये बोला गया था 2005 में, सरकार ने ये रखा था, ठीक है, सीसीवाईबी गाइडलाइंस, जिसके थ्रू उन्होंने बोला कि हम बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत करेंगे, राइट। Based on the review and empirical testing of CCYB indicators, it has been decided that it is not necessary to activate CCYB at this point of time। वही मैंने बोला, अभी उसका रिव्यू किया गया CCYB का और सारी चीजें चेक की गई अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो फाइनली डिसाइड ये किया गया कि भाई अभी हमें CCYB की जरूरत नहीं है एट दिस पॉइंट, वी आर पुटिंग CCYB एट होल्ड, ठीक है। हाँ, अभी फिलहाल उन्होंने होल्ड पे डाल दिया, बट हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, और मेरे ओपिनियन ये है कि मतलब पूरी तरीके से सरकार को होल्ड पे नहीं डालना चाहिए था भाई। अगर आपका टारगेट था कि हाँ हम हर महीने इतने पैसे बचाएंगे या इतने पैसे बैंकों को निकालने पड़ेंगे, आप आधा कर देते भाई, राइट। बट क्योंकि इट्स वेरी बेसिक कि आपको पैसे बचाने पड़ेंगे अपने खराब टाइम के लिए, जब खराब वक्त आएगा तो वो पूछ के या बता के नहीं आता है, राइट। तो आपको पैसे बचाने चाहिए उस सिचुएशन के लिए। आई होप सो आप लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं, अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो कमेंट कीजिए, नहीं लगती तो भी कमेंट कीजिए, और बताइए कि क्या आपको लगता है कि सरकार को ये सीसीवाईबी के अमाउंट जो है उसको कम कर दें, 1/4 भी कर दे तब भी चलेगा, बट एटलीस्ट कुछ तो होगा हमारे पास, राइट। प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए मुझे, राइट। और चौथी लाइन है, द फ्रेमवर्क ऑन सीसीवाईबी वाज पुट इन प्लेस बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ गाइडलाइंस इश्यूड ऑन फरवरी 2015। वही मैंने बोला, आरबीआई ने ये पूरी गाइडलाइंस बनाई थी, कैसे क्या किया जाएगा, सीसीवाईबी कैसे इंप्लीमेंट होगी, उसका क्या फायदा होगा, कितने पैसे हटाए जाएंगे, ये सब आरबीआई का काम है। तो आरबीआई ने किया था 2015 में, वेयर इट वाज एडवाइज्ड दैट द सीसीवाईबी वुड बी एक्टिवेटेड एज एंड व्हेन द सर्कमस्टेंसेस वारंटेड। वही उसमें भी ये लिखा गया था कि सीसीवाईबी तब इम्प्लीमेंट की जाएगी जब हमें लगेगा कि सीसीवाईबी की सच में हमारी इकोनॉमी को, हमारे लोगों को जरूरत है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लास्ट खबर की तरफ। लास्ट खबर क्या है ये आप लोग सबको पता होगा शायद, और आप लोग सब जुड़े हैं इससे, बिकॉज ये खबर जो है ये फोन पे के बारे में है, हम सब फोन पे यूज करते हैं। फोन पे becomes first player to cross billion transaction mark in UPI on UPI। तो बेसिकली ये खबर बहुत सिंपल सी है कि फोन पे जो है वो पहली कंपनी बन गई है जिसपे एक महीने के अंदर 1.3 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। फर्स्ट प्लेयर टू क्रॉस 1 बिलियन ट्रांजैक्शन मार्क ऑन यूपीआई। तो वही बोला गया, डिजिटल पेमेंट्स मेजर फोन पे ऑन थर्सडे सेड इट हैज क्रॉस्ड द बिलियन ट्रांजैक्शन ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर इन मार्च, मेकिंग इट फर्स्ट प्लेयर इन द कंट्री टू रीच दिस माइलस्टोन। तो पहली कंपनी बन गई है फोन पे जिसने एक महीने के अंदर 1 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं फोन पे, राइट। अब वो टोटल 1.3 बिलियन ट्रांजैक्शन हैं, तो ये फोन पे के लिए बहुत बड़ी बात है भाई। कोई भी कंपनी जब शुरू होती है तो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और फोन पे बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, बहुत सारे लोग फोन पे यूज कर रहे हैं, राइट। तो फोन पे हैज ओवरऑल क्लॉक्ड क्लोज टू 1.3 बिलियन ट्रांजैक्शन ऑन इट्स प्लेटफॉर्म अक्रॉस पेमेंट ऑफरिंग्स ऑफ वॉलेट, कार्ड्स एज वेल एज यूपीआई, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से जो फोन पे यूज होती है, वॉलेट्स के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू, उसके थ्रू जो पेमेंट हुई है, उसमें फोन पे ने बोला कि हमारा मीडियम यूज हुआ है 1.3 बिलियन ट्रांजैक्शन करने के लिए, राइट, ठीक है। इधर आप फोन से पेमेंट करते हो, इधर आप वॉलेट से पे करते हो, इधर आप कार्ड से पेमेंट करते हो। तो फोन पे ने बोला है वी वर द इंटरमीडियरी जिसके थ्रू सारी पेमेंट्स हुई हैं। तो फोन पे वाज वेरी हैप्पी विद ऑल दिस। फोन पे ऑल्सो क्लेम दैट इट्स एनुअल पेमेंट वैल्यू रन रेट हिट्स 388 बिलियन इन मार्च। उसने बोला है कि उनका जो पेमेंट का जो वैल्यू था, अभी तो उन्होंने बताया कि 1.3 बिलियन ट्रांजेक्शन हुए हैं, राइट। उन्होंने बोला कि अब जो उस 1.3 बिलियन ट्रांजेक्शन की जो वैल्यू थी वो 388 बिलियन थी। जो मार्च में ट्रांजैक्शन इधर उधर पैसे दिए गए हैं, कहीं से आए हैं, उसकी वैल्यू जो थी वो 388 बिलियन थी मार्च में, ठीक है। ये भी अच्छी खबर है, ये पूछा जा सकता है माइट बी आपसे न्यूज में कि जो फोन पे ने क्लेम किया है कि 1.3 बिलियन ट्रांजैक्शन हमने मार्च के महीने में किए हैं, मार्च 2021 में, तो उसमें उस 1.3 बिलियन ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या थी, तो वो वैल्यू थी 388 बिलियन डॉलर्स, राइट, सॉरी 388 बिलियन इंडियन रुपीस में, राइट। चलो अब ओवरऑल यूपीआई ट्रांजैक्शंस प्रोसेस्ड बाय फोन पे ग्रीव फ्रॉम ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन था यूपीआई ट्रांजैक्शन फोन पे का, वो 902.03 मिलियन था कब, दिसंबर में, जो कि बढ़ के 975.53 मिलियन हो गया है फरवरी 2021 में, ठीक है। तो ये भी अच्छी खबर है, वो बेसिकली अपना ग्रोथ दिखाने कहां कहां से बढ़ के हम कहां कहां पहुंच गए, राइट।
तो 902.03 मिलियन था दिसंबर 2020 में, जो 975.53 मिलियन हो गया फरवरी 2021 में। तो 2 महीने में इतनी इंप्रूवमेंट, बहुत बहुत अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है। तो व्हाट वी कैन ऑल से इज गुड वर्क फोन पे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज एंड सिमिलरली आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ बहुत, और आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ मैं। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाला बताया था, क्या नाम था, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। आई होप सो आपको इतनी डिटेल में तो कोई नहीं समझाता होगा जहाँ तक मुझे पता है। और आई कैन गारंटी यू, अगर आपने ढंग से सुना है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, तो आपको बहुत तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जिंदगी में दोबारा समझने की जरूरत नहीं होगी आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ तक थी आज की वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ लोग सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए मैं। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने आस पड़ोसी को खुश रखिए, ताकि आप खुश रहें और आपके पड़ोसी खुश रहें। थैंक यू सो मच। चलो, बाय बाय।